Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 18 यानी रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका आखिरी लेक्चर है, जिसमें हमने मुख्तलिफ डिजीज़ को डिस्कस करना है। और इन डिजीज़ का जो टाइटल है दे आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो कोई भी ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैल सकती हो तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती है। यानी इसकी ट्रांसमिशन के काजेज़ कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर काज है वो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जैसे पहला जो वर्ड इस्तेमाल किया गया अनहेल्दी एटीट्यूड्स, कि इंसान अगर अपनी सेहत का ख्याल ना रखे, अपने खाने का ख्याल ना रखे, सफाई सुथराई ना रखे, ठीक है, और ख़ास तौर पे वो जगह जहाँ इंसान ने उठना बैठना है वो साफ़ सुथरी ना हो, लेटना है वो साफ़ सुथरी ना हो, तो फिर भी ये बीमारियाँ फैल सकती हैं, ठीक है। या फिर दूसरा लो मॉरल वैल्यूज़, वो लोग जो बुराई में ज़्यादा मुब्तला होते हैं उनके अंदर ये बीमारियाँ ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। उसके बाद द कैरियर उस शख्स को कहा जाता है जिसमें जरासीम मौजूद हैं बीमारी के, उसको कैरियर कहा जाता है। द कैरियर में ट्रांसमिटेड डिजीज़ टू दियर हेल्दी पार्टनर। अब उसका जो पार्टनर है, ठीक है, अगर सपोज उसमें कोई डिजीज़ नहीं है तो कैरियर से वो डिजीज़ सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से उस पार्टनर के अंदर मुंतकिल हो सकती है। तो 4 डिजीज़ हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आमतौर पे जो लॉन्ग क्वेश्चन इस वक्त तक की जो स्कीम है वो 4 नंबर का ही आता है, तो ये आसानी से एक नंबर की सारी डिजीज़ बन जाती है। तो पहली डिजीज़ है गोनोरिया। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी इसका काज बाई ग्राम पॉजिटिव, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। और इसका नाम क्या है, निसेरिया गोनोरिया। आगे इसके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनो जेनिटल ट्रैक। यूरिनरी सिस्टम, जेनिटल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ट्रैक रास्ते को कहा जाता है। यानी यूरिनो जेनिटल सिस्टम का सारा रूट, सारा रास्ता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा रास्ता, तो ये डिजीज़ कहीं भी हो सकती है। जितने भी ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूबुलर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनसे चीज़ें दरमियान से गुजरती हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर सिस्टम है, एसोफेगस एक नाली की तरह है, स्टोमिक के अंदर से भी चीज़ गुजरती है, इंटेस्टाइन भी एक नाली की तरह है। तो इसी तरह अगर हम किडनी में देखें, किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो सारी ट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद यूरेटर एक ट्यूब्यूल्स है, यूरिथ्रा एक ट्यूब्यूल्स है। तो जितने भी ट्यूबुलर सिस्टम होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है उन चीज़ों से जो दरमियान से गुजर रही हैं। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बना रखा है इन ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म को हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये इस रास्ते में फ्लो करने वाली जो चीज़ें हैं इनसे प्रोटेक्ट करती है जो सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो फिर मे भी पॉसिबल है जो अंदर चीज़ें मूव कर रही हैं तो वो इस दीवारों को ख़राब करना शुरू कर दें। तो इफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, तो म्यूकस मेम्ब्रेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो, यूरिनरी सिस्टम की हो, तो ये बैक्टीरिया उसको इफेक्ट करता है। उसके बाद जो न्यू बॉर्न इन्फेंट है, इन्फेंट कहते हैं 1 या 2 साल के बच्चे को, तो वो बच्चा जिसकी अभी पैदाइश हुई है वो न्यू बॉर्न कहलाता है। 2 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। तो वो में एक्वायर सीरियस आई इन्फेक्शन, उस अगर ये वालदा से बच्चे में मुंतकिल हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मे भी पॉसिबल है जो जिस बच्चे की पैदाइश अभी हुई है तो उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है इस बैक्टीरिया। न्यू बॉर्न इन्फेंट में एक्वायर इफ़ दे पास थ्रू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल आमतौर पे विजाइना को कहा जाता है क्योंकि विजाइना वो पोर्शन है जिसके ज़रिए से बर्थ होती है। हाईली कंटेजियस छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को लग सकती है और आमतौर पे ये लगती है सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से।
तो ये इसकी ट्रांसमिशन आ गई। तो अगर गोनोरिया पे आ जाए तो पहले आपने कॉज लिखना है, फिर उसकी इफेक्ट लिखने हैं, फिर उसकी ट्रांसमिशन लिखनी है। उसके बाद दूसरी बीमारी है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से है, जिसका नाम है सिफिलिस। और ये जो स्पायरोचीट की वजह से होता है, और स्पायरोचीट के बारे में कहा जाता है इट इज़ ए स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो आमतौर पे बाद दफ़ा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है कि इसके शेप के लिहाज से कि वो बैक्टीरियल डिजीज़ बताएं जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इस स्पायरोचीट का नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडम। आगे काफ़ी सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जैसे आइज़ है, बोन्स है, जॉइंट, सीएनएस, हार्ट एंड स्किन्स। तो इस वजह से ये द मोस्ट डेंजरस डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़। ट्रांसमिशन कैसी होती है? सेक्सुअल कांटेक्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन फैलने का इसका बड़ा सोर्स सेक्सुअल कांटेक्ट है। उसके बाद अगली जो बीमारी है एक वायरल डिजीज़ है, जेनिटल हर्पीस, काज बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। आगे इसके इफेक्ट क्या हैं? ये आमतौर पे जेनिटेलिया को इफेक्ट करती है। जेनिटेलिया से क्या मुराद है? द मोस्ट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज जेनिटेलिया। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो पार्ट जो जिस्म से बाहर लोकेटेड हो वो क्या कहलाता है? जेनिटेलिया। तो मेल के अंदर जेनिटेलिया में दो चीज़ें आती हैं, टेस्टिस और मेल कपुलेटरी ऑर्गन्स। फीमेल में विजाइना आता है। तो जेनिटेलिया चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो तो ये उसका इन्फेक्शन काज करता है। उसके बाद जेनिटल सोरनेस इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। एंड अल्सर कहते हैं आमतौर पे उस बीमारी को जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, और म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से, जैसे ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर ये डैमेज हो जाए और अंदर की चीज़ इस ट्यूबुलर सिस्टम को ख़राब करना शुरू कर दे, इसको हम कहते हैं अल्सर। जैसे स्टोमिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा मशहूर है, जिसमें HCl क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के डैमेज होने के बाद स्टोमिक की दीवार को खाना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल म्यूकस मेम्ब्रेन यूरिनरी सिस्टम में भी होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी होती है। तो जहाँ भी डैमेज होगी और उस डैमेज की वजह से जो ट्यूबुलर वाल्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अल्सर हो गए। तो जेनिटल सोरनेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है और अल्सर काज कर सकता है। मे काज डैमेज टू आई एंड CNS ऑफ इन्फेंट। अगर ये बच्चे में मुंतकिल हो जाता है तो बच्चे की आंखें इन्फेक्टेड हो सकती हैं, उसका CNS इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ट्रांसमिटेड, जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो इसको वायरस को ट्रांसमिट कर सकती है ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है। तो काफ़ी सारा यानी आप कह सकते हैं फ्लूइड मिक्सअप हो रहे होते हैं। तो इस वजह से आम तौर पे जब बर्थ का प्रोसेस होता है तो ये जो डिजीज़ हैं ये ज़्यादा उसके ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट, ये इसका दूसरा सोर्स है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये बहुत डिटेल से इसकी फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस किया गया है। यहाँ सिर्फ आपने एक नंबर के लिहाज से इतनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि वो एग्जामिनर आपको एक नंबर दे। तो किस वायरस की वजह से होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इसका वायरस है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? ये आमतौर पे हमारे लिम्फोसाइट को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी कुछ ब्रेन सेल को भी इफ़ेक्ट करता है। तो लिम्फोसाइट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है लिम्फोसाइट्स। अगर ये उनको ख़राब कर दे तो इम्यूनिटी सिस्टम कम होना शुरू हो जाएगा और वो शख्स वल्नरेबल हो जाएगा। वल्नरेबल से क्या मुराद है कि काफ़ी सारी बीमारियां उस पर आसानी से अटैक कर सकती हैं। इस वजह से इसको सिंड्रोम कहा गया। सिंड्रोम का मतलब है कि जिसको एक बीमारी ना हो बल्कि ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारी उसको घेर लें, तो वो सिंड्रोम कहलाते हैं। तो ज़ाहिर बात है इम्यूनिटी हमारी बॉडी को बचाती है मुख्तलिफ़ बीमारियों से, डिजीज़ से, मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन से। अगर इम्यूनिटी ख़त्म हो गई तो एक छोटा सा बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यानी वो शख्स हमेशा बीमार ही रहेगा, वो सेहतमंद कभी नहीं हो सकता। तो इस वजह से एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कि ऐसे बीमारी जिसमें एक पेशेंट हासिल कर लेता है इम्यूनिटी की कमी और फिर उसको काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं।
ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट मेजर सोर्स है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एड्स के पेशेंट में इस्तेमाल हों और वही नॉर्मल या हेल्दी पेशेंट में इस्तेमाल हो जाए तो ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो फिर डॉक्टर, अब इसका हम ट्रीटमेंट नहीं लिखते, हम इसकी प्रिवेंशन लिखते क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर हमें नसीहत करते हैं टू टेक प्रिकॉशन, कि वो हमें एहतियात करें ऑन दीज फ्रंट्स, इन बातों का ख्याल रखें, इन बातों का ख्याल रखें, सो दैट वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़, ताकि हमें ये बीमारी ना हो विच इज़ इनक्योरेबल। अभी इसका इलाज डिस्कवर नहीं हुआ एट प्रेजेंट, इस वक्त तक। आगे ये जो बीमारियां हैं जो हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ी, इसमें 2 बैक्टीरियल हैं, 2 वायरल हैं। अच्छा, बाद दफ़ा ऑब्जेक्टिव आ जाता है विच वन ऑफ द डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय द एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आमतौर पे बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करती है। ऑप्शन ये हो कि उसमें गोनोरिया को एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं तो यस, उसके बाद सिफिलिस को भी ट्रीट कर सकते हैं यस। लेकिन अगर ऑप्शन ये हो जेनिटल हर्पीस, तो इसको हम नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये वायरल डिजीज़ है। फिर इनको ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर एंटीवायरल इस्तेमाल करते हैं, यानी जो जेनिटल हर्पीस है इसको ट्रीट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरल। इन बीमारियों से बचने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर कैरियर हो, कैरियर और डिजीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। कैरियर में जरासीम होता है, बीमारी नहीं होती। डिजीज़ में जरासीम भी होता है, बीमारी भी होती है। तो ऐसा शख्स जिसमें जरासीम हो, बीमारी ना, वो आमतौर पे कैरियर कहलाते हैं, और जिसमें जरासीम भी हो, बीमारी भी हो, वो डिजीज़ पर्सन कहलाते हैं। तो अगर किसी शख्स में कोई भी पार्टनर हो, वो मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, अगर उसमें जरासीम मौजूद है, जैसे काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो बता देते हैं कि इसमें जर्म्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उससे सेक्सुअल कांटेक्ट से अवॉइड किया जाए। और फिर अडॉप्टिंग हाइजीनिक मैया, हर लिहाज से साफ़ सुथरा रहा जाए, पाक रहा जाए। वो कहते हैं ना इस्लाम में पाकीज़गी, इस्लाम निस्फ़ ईमान है, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान। हर जगह कपड़ों की सफाई हो, जिस्म की सफाई हो, तो जितना साफ़ सुथरा रहेंगे बीमारी लगने के चांसेस क्या होंगे, एडॉप्टिंग हाइजीनिक मेजर। और फिर अगर बीमारी हो जाए तो मेडिसिन अवेलेबल है, काफ़ी लंबे अरसे तक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, लेकिन एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मेडिकेशन फॉर लॉन्गर टाइम एक्सेप्ट एड्स एट प्रेजेंट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 18 एंड हुआ है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.